अक्टूबर 1962। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर ठंडी हवा नहीं, एक खामोश खतरा बह रहा था। ऊपर आसमान शांत था, लेकिन जमीन पर कुछ ऐसा होने वाला था जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता। भारत चीन सीमा, जहां नक्शे पर खींची गई एक पतली सी रेखा असल में हजारों जिंदगियों की किस्मत तय करने वाली थी। उस वक्त भारत के जवान बिना पूरी तैयारी के, बिना सही हथियारों के और कई बार बिना पर्याप्त कपड़ों के उन ऊंचाइयों पर तैनात थे जहां सांस लेना भी एक चुनौती होता है। लेकिन सवाल यह है, क्या उन्हें पता था कि वो किसके खिलाफ खड़े हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, उन्हें आगे बढ़ने का आदेश आखिर किन हालातों में दिया गया जब दांव पर उनकी अपनी जान थी? कहानी शुरू होती है 1950 के दशक से, जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी सीमाओं को दक्षिण की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। भारत ने इसे शुरुआत में एक बड़े खतरे के रूप में नहीं देखा। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा उस समय के माहौल को दर्शाता था, जहां दोस्ती पर ज्यादा भरोसा था, खतरे पर कम। लेकिन जमीन पर हालात बदल रहे थे। लद्दाख और उत्तर पूर्वी सीमा, खासकर नेफा यानी आज का अरुणाचल प्रदेश, यहां चीनी सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, पोस्ट बना रहे थे और अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहे थे। इधर भारत ने एक रणनीति अपनाई जिसे बाद में फॉरवर्ड पॉलिसी कहा गया। इस नीति के तहत भारतीय सेना को आदेश मिला कि वो आगे बढ़कर सीमा के पास छोटे छोटे पोस्ट बनाए ताकि चीनी सेना को रोका जा सके। सुनने में ये एक मजबूत कदम लगता है, लेकिन असलियत में ये एक बेहद जोखिम भरा फैसला था, क्योंकि इन पोस्ट्स तक पहुंचना ही मुश्किल था। न तो ठीक सड़कें थीं, न पर्याप्त सप्लाई लाइन और न ही वो हथियार जो उस समय की लड़ाई के लिए जरूरी थे। कई जगहों पर भारतीय सैनिकों के पास पुराने 303 राइफल्स थीं, जबकि सामने चीनी सेना ऑटोमेटिक हथियारों और बेहतर लॉजिस्टिक्स के साथ तैयार थी। और फिर भी आदेश साफ था, आगे बढ़ो, पोस्ट बनाओ और पीछे मत हटो। कल्पना कीजिए, 14 से 15,000 फीट की ऊंचाई, जहां ऑक्सीजन कम है, ठंड हड्डियों को जमा देती है और हर कदम एक जंग जैसा लगता है। वहीं पर जवानों को कहा गया, यहां डटे रहो चाहे जो हो। लेकिन असली समस्या सिर्फ मौसम या हथियार नहीं थी, बल्कि जानकारी की कमी भी थी। ऊपर के स्तर पर यह विश्वास था कि चीन पूरी तरह युद्ध नहीं करेगा। यह सोचा गया कि अगर भारत आगे बढ़ेगा तो चीन पीछे हट जाएगा, यानी एक ऐसा अनुमान जो हकीकत से बहुत दूर था। अक्टूबर 1962 अचानक सुबह के वक्त चीनी सेना ने एक साथ कई मोर्चों पर हमला कर दिया और तब भारत के जवानों को पहली बार एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक पोस्ट की रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि एक पूरी युद्ध रेखा के सामने खड़े हैं। सबसे ज्यादा असर पड़ा नेफा सेक्टर में, जहां नामकाछू और तवांग जैसे इलाके अचानक युद्ध के केंद्र बन गए। नामकाछू में तैनात भारतीय सैनिकों को ऊपर की पहाड़ियों से चीनी सेना ने घेर लिया था। सोचिए, दुश्मन ऊंचाई पर बेहतर हथियारों के साथ और भारतीय सैनिक नीचे घाटी में सीमित संसाधनों के साथ। फिर भी आदेश आया, पोजीशन होल्ड करो, पीछे मत हटो। यह आदेश क्यों दिया गया? क्योंकि उस समय पीछे हटना सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी माना जाता। अगर भारतीय सेना पीछे हटती तो यह माना जाता कि भारत अपनी जमीन छोड़ रहा है, और शायद इसी डर ने जवानों को उस जगह पर रोके रखा जहां से बच निकलना भी लगभग असंभव था। लॉजिस्टिक्स की हालत इतनी खराब थी कि कई पोस्ट्स तक राशन और गोला बारूद पहुंचाना ही मुश्किल हो गया। कई सैनिकों को दिनों तक पर्याप्त खाना नहीं मिला, ठंड से बचने के लिए सही कपड़े नहीं मिले। लेकिन आदेश वही रहा, लड़ो और टिके रहो। और फिर एक एक करके पोस्ट्स गिरने लगे। तवांग, फिर सैला और फिर बोमडिला। हर जगह भारतीय सैनिकों ने बहादुरी दिखाई, लेकिन हालात उनके खिलाफ थे। कई जगहों पर कमांड और कंट्रोल टूट गया, संचार के साधन काम नहीं कर रहे थे, और जो आदेश मिल रहे थे वो जमीनी हकीकत से मेल नहीं खा रहे थे। युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं हारते, कभी कभी
गलत फैसलों से भी हार जाते हैं, और 1962 में यह बात साफ नजर आई। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा क्या था? वो ये कि कई जवानों को आखिरी वक्त तक यह भी नहीं पता था कि मदद कब आएगी, या आएगी भी या नहीं। वो बस अपने पोस्ट पर डटे रहे, आदेश का पालन करते रहे और अंत तक लड़ते रहे। 20 नवंबर 1962 चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। हजारों सैनिक या तो शहीद हो चुके थे, या घायल, या कैदी बन चुके थे, और भारत एक कड़वी सच्चाई का सामना कर रहा था। सवाल आज भी वही है, क्या उन जवानों को बिना पर्याप्त संसाधनों के आगे बढ़ने का आदेश देना सही था, या यह एक ऐसा फैसला था जिसमें जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर दिया गया? इतिहास हमें सिर्फ जीत की कहानियां नहीं सिखाता, वो हमें हमारी गलतियों का आईना भी दिखाता है।